गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू आवर वंडरफुल ऑडियंस जो हमें वॉच करते हैं, हमारे ये स्टूडेंट्स जिनके साथ हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। आपको ये बच्चे भी सीख रहे हैं जो यहाँ बैठते हैं क्लास में, और आई एम श्योर आप भी सीख रहे हैं इंग्लिश। सो फ्रॉम वेयर एवर यू आर वॉचिंग, एट वट एवर टाइम यू आर वॉचिंग, अ वेरी वार्म वेलकम टू अराइज एंड शाइन, आवर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो हम CFP के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि आप भी हमें ज्वाइन करते हैं एंड यू वॉच इट एंड यू आर डूइंग इंग्लिश विद अस होपफुली। हम लोग जो शुरू किया था हमने कोर्स फोनिक्स से, नाउ वी आर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स। इसके साथ साथ हम लोग आप लोगों को जनरल चीज़ें जो इंग्लिश लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट होती हैं, ग्रीटिंग्स हो गई, वीक्स के नेम हो गए, डेज, एक वीक में कितने डेज़ हैं उनके नेम्स, या एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं उनके नेम्स, ये सब भी सिखा रहे हैं। आज शुरू करने से पहले हम बात करेंगे, बिफोर वी गो टू नाउन्स, वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू फिनिश इट बिकॉज काफ़ी एपिसोड से आई नो वी आर डूइंग नाउन्स, सो वी आर गोइंग टू एंड इट टुडे होपफुली, क्योंकि आज ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर लिया है नाउन। अब हम आगे चलेंगे, प्रोनाउन करेंगे, फिर भी टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको हम आपको बताएंगे जनरली, ताकि आपको पता हो कि उनका यूज़ कहाँ किया जा सकता है। क्योंकि इससे आगे हमारे पास टेंसेस भी हैं, फिर हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू डू, और वो इसलिए ताकि आप इंग्लिश सीखें और आपको पता चले कि लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, इंग्लिश के अंदर जिस तरह हम उर्दू में बात करते हैं मील्स की, 3 मील्स होते हैं दिन में, और इंग्लिश के अंदर जो सुबह का नाश्ता होता है इसको कहा जाता है ब्रेकफास्ट। यानी आप कहीं बाहर होंगे, किसी से इंग्लिश में पूछना है कि आपने नाश्ता किया है कि नहीं, तो आप उससे क्या पूछेंगे, यू विल आस्क कि आपने ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं। आप ये जो वर्ड है ब्रेकफास्ट, उसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे। ये जो ब्रेक के साथ जब ब्रेकफास्ट वर्ड आता है तो वो फास्ट नहीं, फर्स्ट। अब देखिए मैं कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। क्या आपने ब्रेकफास्ट किया है? फास्ट नहीं कहना, ब्रेकफास्ट किया है, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जब ये दोनों वर्ड्स एक साथ बोलते हैं तो हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता सुबह का। उसके बाद होता है दोपहर का खाना, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लंच। ये तो बड़ा आम वर्ड है, ये तो उर्दू में भी बोला जाता है। आप कहीं जाते हैं काम करने या स्कूल पे जा रहे हैं तो अपने साथ लंच लेके जाते हैं। सो द आफ्टरनून मील इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश लंच, क्योंकि अगर आप दोपहर का खाना खाते हैं तो उसको आप लंच बोलते हैं। सुबह अगर आप नाश्ता करते हैं उसको आप ब्रेकफास्ट कहते हैं, ब्रेकफास्ट। और लंच इज़ फॉर आफ्टरनून। इवनिंग वाले को क्या कहते हैं? डिनर, डिनर। यानी जो शाम का खाना है उसको आप इंग्लिश में डिनर कहते हैं। यानी अगर आपको आपसे पूछ रहा है आपने डिनर कर लिया है, तो यानी वो किस बारे में बात कर रहा है? आपकी इवनिंग मील की, यानी जो नाइट में आप लोग खाते हैं, या 7 हो गए 8 लोग या लेट भी खाते हैं, वो बेसिकली क्या होता है? डिनर। मॉर्निंग के मील को क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। अगेन मैं कह रही हूँ ब्रेकफास्ट नहीं बोलना, ब्रेकफास्ट। ओके, दोपहर के खाने को क्या कहते हैं? लंच। और शाम के डिनर। चलें, लेट्स से इट अगेन और थोड़ा लाउडली, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। चलें जी, ये तो थी जनरल सी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम साथ साथ आपको देते हैं। डी, बिकॉज डिनर है तो DINN आ ना, डी ड ई ए, डबल एन न साउंड, ER ई और आर की साउंड, तो डिनर। आज हम बात करेंगे पजेसिव नाउन की। पजेसिव, इसको हम बोलते हैं पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन वो टाइप होती है नाउन की जिसमें आप कोई चीज़ ओन करते हैं, यानी कोई चीज़ जो आपकी है, उस नाउन को हम बोलते हैं पजेसिव नाउन। कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे किसी ने कोई कैट पाली हुई है और वो उसको उसका फूड देना चाह रहा है, तो वो लिखेगा माई, यानी मेरा, कैट। कैट क्या है? बिल्ली की बात हो रही है, फूड। अब क्योंकि उसने ये कहना है कि मेरी कैट का फूड है, तो ऊपर कॉमा लगेगा और एस। ये जो ऊपर कॉमा लगाया जाता है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफे, एपोस्ट्रोफे। एक तो आपने इंग्लिश में देखा होगा या कहीं टेक्स्ट रीड किया होगा तो उसमें देखा होगा, दे आर सिंगिंग, कॉमा, राइटिंग एंड
लिसनिंग। आपने ये, आपको कोई सेंटेंस नहीं याद करना, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि इस तरह का जो कॉमा आप नीचे लगा हुआ देखते हैं, इसको बोला जाता है कॉमा। ये हमने चीज़ें करनी है, डोंट वरी, इट्स ए कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। तो हम आपको बताएंगे कि पंक्चुएशन साइंस में कॉमा, फुल स्टॉप, अपोस्ट्रोफे तो मैं भी आपको बताऊंगी कि वो नाउन से रिलेटेड है, वो कहाँ लगाना है। ये सारे पंक्चुएशन की जो टॉपिक जब हम आपको पढ़ाएंगे उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा कि कहाँ लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है टेक्स्ट के अंदर। इंग्लिश में जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं या पढ़ते हैं, उसमें आप कहीं देखते हैं इस तरह के साइंस लगे होते हैं, उनको हम पंक्चुएशन साइंस बोलते हैं। अगर तो नीचे लगा है, मैंने सिर्फ एक सेंटेंस से लिखा है, तो ये छोटे पोज की बात हो रही है। यानी अगर मैं ये वर्ड बोल, दे आर सिंगिंग, थोड़ा सा पोज लूँगी मैं, राइटिंग एंड लिसनिंग, तो इस कोमा का मतलब होता है छोटा सा पोज लेना है आपने पढ़ते हुए, ठीक है, तो वो नीचे कोमा, इसको कोमा बोलते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ ऊपर लगाऊंगी, यानी दिस इज ऑल्सो कोमा, लेकिन ये मैं नीचे नहीं लगा रही, इसको मैं कोमा नहीं बोल रही, ऊपर यहाँ लगाया गया, ये इसको इग्नोर कर दें क्योंकि मैंने वैसे हाईलाइट करने के लिए लगाया था। ऊपर लगाएंगे तो उसको आपने कोमा नहीं बोलना, दिस इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे, एपोस्ट्रोफे क्यों? इससे मतलब क्या है? माई कैट्स फूड हैज़ फिनिश्ड। यानी मेरी जो बिल्ली का खाना है, उर्दू में वो कहना क्या चाह रहा है, वो ख़त्म हो गया। जो लोग पेट्स रखते हैं उनके सेपरेट कैट फूड होता है या डॉग फूड होता है। मैंने ये सेंटेंस इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ, मेरी जो बिल्ली का फूड है, दैट इज़ कैट्स फूड। अब एक बिल्ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहा है कि बिल्लियाँ हैं। आप ऊपर देखें कोमा लगा हुआ है, वो कोमा बेसिकली एपोस्ट्रोफे है, उसके साथ जब एस लगाया जाता है तो इसका मतलब ये कि उसकी बिल्ली का फूड। अगर मैं कहती हूँ दीज आर माई कार्स कीज़, गाड़ी की चाबियाँ, कार्स कीज़, मेरी गाड़ी की चाबियाँ। अब अगेन एपोस्ट्रोफे एस का मतलब ये कि गाड़ी की चाबियों की बात हो रही है, यानी ये गाड़ी की चाबियाँ हैं। पोजेसिव नाउन का मतलब ही ये है कोई ऐसी चीज़ जो कोई पोजेस करे, ऑन करे, यानी ये मेरी गाड़ी है तो दिस इज़ माई कार, सो आई पोजेस इट। लेकिन सेंटेंसेस में जब अपोस्ट्रोफे के साथ लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस चीज़ किसकी है, यानी ये फूड किसका है, कैट का, राइट। कैट्स फूड यानी अपोस्ट्रोफे, यानी मेरी बिल्ली का फूड ख़त्म हो गया है या ख़त्म हो चुका है। सो माई कैट्स फूड, पढ़ेंगे भी आप उसे एस के साथ ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैट, क्योंकि अगर प्लूरल कैट लिखना होता तो मैं इस तरह लिखती, मैं ऊपर एपोस्ट्रोफे ना लगाती। अगर प्लूरल में कैट्स या बिल्लियों की बात हो रही है तो मैं कैट्स का वर्ड यूज़ करती, लेकिन यहाँ मैंने CAT लिखा है, ऊपर एपोस्ट्रोफे लगाया, फिर एस लगाया उसके बाद। इसका मतलब है कि ये कैट के फूड की बात हो रही, द कैट ओन्स द फूड, ये फूड उसका है। एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और क्लैरिफाई हो जाए कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ आपको। वॉलेट का वर्ड सुना है आपने? वॉलेट लोग रखते हैं, उसमें पैसे रखते हैं, अपने इंपॉर्टेंट कार्ड्स रखते हैं। हाँ, जो पर्स होता है, जो लड़कियों के बैग्स भी होते हैं, लड़कियों के भी आजकल वॉलेट है, WALLET, वॉलेट। ओके, इंग्लिश का वर्ड एक्चुअली दिस इज़, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर कि मैं सेंटेंस में ये वर्ड यूज़ करने वाली हूँ ताकि मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊँगी। WALLET, वॉलेट, यानी किसी का पास अपने पैसे रखते हैं, लड़कियां भी रखती हैं आजकल, बैग नहीं लेके जाती तो वॉलेट हाथ में पकड़ लेते हैं। बॉयज़ के भी होते हैं, लड़कों के भी वॉलेट होते हैं, उसमें वो कार्ड्स या अपने पैसे वगैरह रखते हैं। इसी तरह लड़कियां भी रखती हैं, ID कार्ड हो गया या कोई ATM कार्ड, वॉट एवर दे हैव, ठीक है, तो वो वॉलेट में रखा जाता है। अच्छा, अब मैं लिखती हूँ एक सेंटेंस, सिंपल नेम लेते हैं, सनाज वॉलेट इज़ स्टोलन। स्टोलन का मतलब है चुरा लिया गया है, स्टील, स्टोलन। ओके, ये भी हम करेंगे, हम आपको वर्ब्स जब सिखाएंगे उसमें हम आपको नोट्स भी देंगे, उसमें वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, वो हम आपको बताएंगे भी, सिखाएंगे भी जब हम वर्ब्स पे जाएंगे। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है स्टील का, स्टील, स्टोल, स्टोलन, यानी चुराना, स्टील, स्टोल, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ओके, स्टोलन। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, यानी सना का वॉलेट चोरी हो गया है, ठीक है, स्टोलन मीन चोरी हो गया है। तो अब ये वॉलेट किसका है, सना का, तो मैंने ऊपर एपोस्ट्रोफे लगाया है, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है आपने, एपोस्ट्रोफे, एपोस्ट्रोफे, ब्रेक कर लें, एपोस
ट्रफे, ट्रॉफो नहीं कहना आपने, ट्रफे, एपोस्ट्रफे, ओके। अब मेरे साथ ज़रा ट्राई करें बोलने की, एपोस्ट्रफे, यानी कि ये वो कोमा है ऊपर इसलिए लगाया जाता है कि पोजेसिव नाउन को, दिस इज़ अ पोजेसिव नाउन, यानी वॉलेट सना का है। सो पोजेसिव नाउन क्या है इसमें, यानी कैट्स फूड था जैसे, दिस वॉलेट बिलोंग्स टू, यानी ये किसका वॉलेट है, सना का, यानी वो ऑन करती है उसको, ये उसका है। शी पोजेसेस इट, पोजेस का मतलब होता है नहीं कोई चीज़ आपकी होना, यू पोजेस दैट, यू ओन इट, ये आपकी चीज़ है। तो वो ये कह रहा है कि सना का वॉलेट चुराया गया है, ठीक है, वो चोरी हो गया है। तो इसका मतलब ये कि पोजेसिव नाउन है, शी सना हैज़ हर ओन वॉलेट, और वो वॉलेट उसका क्या हुआ है, चोरी हो गया है। तो अगर मैं बात करूँ सना का वॉलेट, तो ये जो का और की वाली चीज़ है ना उर्दू में, वो एपोस्ट्रोफे एस के साथ इंडिकेट कर रहे हैं। यानी हमने कहा था कार्स कीज़, यानी गाड़ी की चाबियाँ, तो CAR एपोस्ट्रोफे एस, और कीज़ चाबियों को कहते हैं। तो यानी कार की चाबियाँ, तो कार के साथ ऊपर एपोस्ट्रोफे और फिर एस। यहाँ सनाज वॉलेट मीन सना का वॉलेट चोरी हो गया है। इतनी चीज़ क्लियर है। इनको आप बोलते हैं, ये रूल है लिखने का पोजेसिव नाउन्स। ये तो सिंगल की बात हो रही थी, यानी सना एक लड़की है, एक नाउन है। इसी तरह कार या कैट एक प्रॉपर, ये कॉमन नाउन ले लें, ये तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन कैट वॉज अ कॉमन नाउन। तो अगर मैं इसको प्लूरल में लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स, माँ बाप को कहते हैं, ठीक है, पेरेंट्स सपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट, फॉर मी, यानी मेरे माँ बाप की सपोर्ट मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है, यानी इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने कहना है कि मेरे माँ बाप की सपोर्ट, तो अब पेरेंट्स प्लूरल है, ठीक है, पहले तो मैंने एस से पहले एपोस्ट्रोफे लगाया था। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, इसमें एस के बाद लगाया जाएगा। जब ऐसे प्लूरल नाउन आ जाएं आपके पास, तो उनको जब आपने पोजेसिव नाउन बनाना है तो उसमें आप क्या करेंगे, एस के बाद लगा रहेंगे। मतलब इसका भी है नहीं, मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट क्या नहीं, उनकी हेल्प, उनका आपको इनकरेज करना। इंग्लिश में सेंटेंस का मतलब ये, यानी कोई पर्सन है वो कह रहा है कि मेरे जो माँ बाप की सपोर्ट है, यानी जो मुझे वो इनकरेज करते हैं या मोटिवेट करते हैं, वो मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है, ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है। लेकिन हम बात हुई कि पोजेसिव नाउन की कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट यानी किसकी है, माँ बाप की। सो क्योंकि ये एक पेरेंट की बात नहीं हो रही है, दोनों की हो रही, तो ये प्लूरल में यूज़ हो रहा है। उस कंडीशन में आप अपोस्ट्रोफे कहाँ लगाते हैं, एस के बाद, ऊपर ही लगाना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट कोमा। कोमा नीचे लगता है, जब हम पंक्चुएशंस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कोमा हम क्यों लगाते हैं और नीचे लगाते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट कोमा, दिस इज़ एपोस्ट्रोफे। इट मीन्स ये लगेगा ऊपर, ये पोजेसिव नाउन को इंडिकेट करता है, यानी कि ये चीज़ उसकी है, ये सपोर्ट किसकी है, पेरेंट्स की, यानी पेरेंट्स की सपोर्ट मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर प्लूरल में वो वर्ड यूज़ हो रहा है, प्लूरल में वो नाउन यूज़ हो रहा है, तो आप एस के बाद ऊपर अपोस्ट्रोफे लगाएंगे। आप उसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में लर्न करने के लिए कोमा कह सकते हैं, बट एक्चुअली इंग्लिश में इट इज़ नॉट कोमा, इट इज़ अपोस्ट्रोफे, ठीक है। तो आप उसको अपने समझने के लिए कह सकते हैं कि अच्छा कोमा मैंने ऊपर लगाया है, तो इसका मतलब है कि आप अपोस्ट्रोफे की बात कर रहे हैं। वो ऊपर लगाने का मतलब ये कि ये पोजेसिव नाउन की बात कर रहा है। और जब प्लूरल में लिखेंगे, जब एंड में ऑलरेडी एस होगा, तो आप दोबारा से कोमा लगा के एस नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ पर किया था ना, कोमा लगा के यानी अपोस्ट्रोफे लगा के एस किया था। लेकिन यहाँ जब ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो आप दोबारा से अपोस्ट्रोफे लगा के यहाँ एस नहीं लगाएंगे। ये रूल है पोजेसिव नाउन का, आप एस के बाद ऊपर लगाएंगे, वो यही मीनिंग देगा जो आप पोजेसिव नाउन का देना चाह रहे हैं। यानी अगर एस ऑलरेडी लगा हुआ है और वो प्लूरल में लिखा गया है और एस है उसके एंड में, तो अगर एस एंड में है तो आपने दोबारा फिर से अपोस्ट्रोफे लगा के आगे एस नहीं लगाना। आपने वो जो एस लिखा हुआ है उसके ऊपर आगे, जैसे मैंने यहाँ लगाया है, यहीं पे अपोस्ट्रोफे लगाना है। ये एक उसका मीनिंग वही मतलब होगा जो हमने यहाँ किया है, लेकिन क्योंकि उसके एंड में एस था या वो प्लूरल में लिखा हुआ था, इसलिए आपने अपोस्ट्रोफे कहाँ लगाया है, एस के बाद ऊपर। एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये भी मैं प्लूरल के साथ ही करूँगी ताकि आप देख लोगे कैसे अपोस्ट्रोफे हमने लगाना है। वी हैव स्टूडेंट्स, जो पढ़ते हैं बच्चों को हम कहते हैं स्टूडेंट्स, बुक्स,
इन द कार, यानी कि हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी किताबें यानी उनकी बुक्स गाड़ी में हैं, यानी वो कोई गाड़ी में बुक्स लाए हैं। और वो किन की बुक्स हैं? बच्चों की, स्टूडेंट्स की, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी स्टूडेंट्स प्लूरल में यूज़ हुआ है, तो मैंने अपोस्ट्रोफे कहाँ लगाया है? एस के बाद, क्योंकि एस ऑलरेडी लगा हुआ है प्लूरल में। तो बताना यही है कि बुक्स किसकी हैं। बुक्स कौन ऑन कर रहा है? बच्चे, उनकी बुक्स हैं, यानी बच्चों की किताबें हैं। तो लेकिन मैंने लिखना था उसे अगर इंग्लिश में अपोस्ट्रोफे के साथ ये पॉजेसिव नाउन में इंडिकेट करी तो कैसे लिख रही हूँ? स्टूडेंट्स एस के बाद अपोस्ट्रोफे एंड देन बुक्स, यानी उनकी किताबें हैं। आप इधर बुक भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं तो ज़्यादा बुक्स हैं, तो इसलिए आप बुक्स ही वर्ड यूज़ करेंगे। अगर एक स्टूडेंट की बात होती तो मैं लिखती, फिर मैं कैसे लिखती अगर सिंगुलर होता तो? अगर एक स्टूडेंट होता तो फिर आप कैसे लिखते? इसी को अगर मैं एक स्टूडेंट की एक किताब की बात करती, लेट्स कन्वर्ट इट ऑल इनटू, अगर एक बच्चे की किताब की बात हो रही होती तो फिर कैसे अपोस्ट्रोफे एस लगता? नहीं, वी से कोई इशू नहीं है, वी भी चलो निकाल दो, फिर मैं इसको आई कर देती हूँ और इजी कर लेते हैं आपके लिए। चलो वी भी निकालते हैं, यानी मेरे पास इस बच्चे की किताब है, ठीक है। आई हैव द स्टूडेंट्स बुक, तो मैं इसको आई कर देती हूँ, ठीक है। अब ये एक बच्चे की बुक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? बच्चे की यानी एक स्टूडेंट की किताब है, तो अपोस्ट्रोफे यहाँ लगेगा, एस कहाँ लगेगा? आगे, ठीक है। वो एक बच्चे की बुक है ना, तो मैं बात करी कि मेरे पास इस स्टूडेंट की किताब है। सो आई हैव द स्टूडेंट्स, आई हैव स्टूडेंट्स बुक। अब मैं इसको यहाँ पर क्योंकि एक बच्चे की बात हो रही तो आई हैव द, ये लिख सकते हैं। द और एन ये आर्टिकल्स हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे, यानी ये नाउन बस ख़त्म होने लगा है, उसके बाद मैं आपको आर्टिकल्स भी कराऊंगी। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ये ए, एन, द, ये कहाँ यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि आम अगर कहीं पढ़ा आप लिखते सेंटेंसेस देखें या टेक्स्ट देखें इंग्लिश में, तो ए, एन, द ये यूज़ होते हैं इंग्लिश में, और इनको बोलते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स। तो ये भी हम करेंगे इसके बाद, लेकिन हम ये ज़रा ख़त्म कर लें, फिर मैं इसकी तरफ आऊँगी, बिकॉज वील गो स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू एंड डू एवरीथिंग ऑल टुगेदर। हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे ताकि आप सीख सकें, बिकॉज लाइक आई सेड ये एक लैंग्वेज कोर्स है, सो वी हैव टू डू एवरीथिंग ताकि आपको ये पता हो कि इंग्लिश को कैसे लिखना है, पढ़ना है, बोलना है। दिस इज़ व्हाट द एम इज़। ओके, सो आई हैव द स्टूडेंट्स, यानी मेरे पास उस बच्चे की किताब है, क्योंकि उसकी बुक है। तो अब एक की बात हो रही थी तो अपोस्ट्रोफे और फिर एस, यानी ऊपर कॉमा लगाने के बाद फिर एस लगाया है। और अगर मैं इसको प्लूरल में लिखती तो फिर स्टूडेंट्स और अगेन यहाँ बुक्स हो जाता। एक से ज़्यादा होते, एंड में ऑलरेडी स्टूडेंट्स के एस लगा हुआ है, तो फिर मैंने अपोस्ट्रोफे कहाँ लगाया था? कॉमा एस के बाद। जब एंड में ऑलरेडी एस लगा हुआ है और मुझे ये कहना है कि उसकी यानी उनकी किताबें हैं, यानी बच्चों की किताबें हैं, स्टूडेंट्स बुक्स कहना है मुझे, तो फिर मैं एस के बाद ऊपर अपोस्ट्रोफे लगाऊंगी। इतनी चीज़ क्लियर है सबको? लास्ट टाइप करेंगे नाउन की विद एग्जांपल्स, दैट विच इज़ मटेरियल नाउन। जो नोट्स मतलब मेरे स्टूडेंट्स के पास हैं उनके पास होगा ये, और अगर आप यहाँ से नोट्स लेना चाहें आप ले सकते हैं। नीचे नंबर्स आ रहे हैं, आप स्क्रीन पर नंबर्स देख सकते हैं, उनको कांटेक्ट करके आप भी ये नोट्स ले सकते हैं। दिस इज़ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का क्या मतलब है? क्योंकि दिस इज़ द लास्ट टाइप ऑफ नाउन, उसके बाद हम वी आर डन विद नाउन्स, फिर हम आगे चलेंगे। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको आप हाथ लगा सकते हैं, ऐसी चीज़ें, और उनसे आगे कुछ बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड। गोल्ड मटेरियल नाउन क्यों है? क्योंकि एक ऐसा मटेरियल है जो आपको नेचुरली नेचर में मिलता है। लोग गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उससे आगे काफ़ी सारी ज्वेलरी बनाई जाती है, बहुत कुछ बनता है गोल्ड से। तो ये जो चीज़ है, क्योंकि इसको आप हाथ लगा सकते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज़ अवेलेबल इन नेचर। आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी निकालते हैं, फिर इसको रिफ़ाइन किया जाता है, गोल्ड को साफ़ किया जाता है, फिर उस गोल्ड से आगे कितने प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। यहाँ जो गोल्ड है इट इज़ एक्टिंग एज अ मटीरियल नाउन, क्योंकि ये कोई मटीरियल है जिसको यूज़ करके आगे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। सो दिस इज़ अ नाउन, बट विच नाउन? मटीरियल नाउन। इसके अलावा कोल है, कोयला जिसको आप बोलते हैं, ये तो सोने की बात हो, गोल्ड इज़ सोना जिसको आप कहते हैं, ठीक है।
कोल, कोयला जो होता है। अब कोल को आप यूज़ करते हैं जलाने के लिए, राइट, सर्दियों में बहुत कोल यूज़ किया जाता है। तो कोल इज़ ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ अ नाउन, इट इज़ अ मटीरियल नाउन। हमने पिछली भी एक एग्जाम्पल की थी, उसमें हमने कहा था पावर स्टेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी, और हमने उस वक्त काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की बात की थी कि वो नाउन जो आप काउंट कर सकें। आप कह सकते हैं कि ये अनकाउंटेबल है, ट्रू, ये अनकाउंटेबल ही है, क्योंकि गोल्ड को आप काउंट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो कोई ज्वेलरी हो। अगर वो कोई इयरिंग है तो उसको आप काउंट कर सकते हैं, अगर कितने इयरिंग्स हैं, कितने नेकलेसेस हैं, कितने पेंडेंट्स हैं, ये चेन्स हैं गोल्ड की, तो वो आप काउंट कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में ये काउंटेबल है। लेकिन गोल्ड एज इट इज़ जब मिलता है या इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ नॉट काउंटेबल। लेकिन इसको मटेरियल नाउन भी हम कहते हैं, क्योंकि इससे आगे प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसी तरह सिल्वर, चांदी जिसको आप बोलते हैं ना इन उर्दू, सिल्वर, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट, अ मटेरियल नाउन। क्यों मटेरियल नाउन है? क्योंकि इसको भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नेचर में चांदी होती है, उसको साफ़ किया जाता है, उसको रिफ़ाइन किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के बाद, और फिर उससे आगे बहुत कुछ बनाया जा सकता है। सो दिस इज़ अगेन, और फिर बिकॉज मैंने कहा ना टेंजिबल, टेंजिबल का वर्ड, आप जिन लोगों के पास नोट्स हैं आप देखेंगे उसके अंदर टेंजिबल का वर्ड लिखा हुआ है, इट मीन्स यू कैन टच इट, यानी गोल्ड हो गया। एंड हमने कहा था एनर्जी इस जो अकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की एपिसोड्स अगर आपने देखी तो उसमें हमने एनर्जी की बात की थी, लेकिन हमने कहा था एनर्जी को हम हाथ नहीं लगा सकते, राइट, तो वो टच नहीं कर सकते आप इसको। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं मटीरियल नाउन्स जो है, इनको आप टच कर सकते हैं, लेकिन इनसे आगे क्या बन रहे हैं, आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मटीरियल नाउन्स। हमने नाउन्स ख़त्म कर लिए हैं, और अब जो सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच के, पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा था, नाउन, और अभी हमने सारी इसकी टाइप्स पढ़ी, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, हमने सारी टाइप्स को स्टडी किया वन बाय वन। अब हम बात करेंगे प्रोनाउंस की, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच। पहली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहली क्या थी, नाउन, और दूसरी है प्रोनाउन। ये मैं अपर केस लेटर्स में लिखूंगी, यानी कैपिटल लेटर्स में, ताकि आपको पता चले मैं क्या लिखना चाह रही हूँ। कैपिटल में आप लिखेंगे प्रोनाउंस, और ऐसे लिखेंगे वैसे, पी कैपिटल और बाकी स्मॉल लेटर्स में, दैट इज़ लोअर केस लेटर्स। प्रोनाउंस ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ये कहाँ यूज़ होता है, मैं एक सेंटेंस लिखूँगी और फिर आपको मैं उसमें से एक्सप्लेन करूँगी कि प्रोनाउंस यूज़ कैसे होते हैं। ओके, सारा प्रॉपर नाउन है, एक लड़की है सारा, इज़ गोइंग होम यानी वो घर जा रही है। शी इज़ गेटिंग लेट यानी वो लेट हो रही है, ठीक है। ये दोनों सेंटेंसेस सारा के ही बारे में है। चलो मैं एक और लिखती हूँ, सारा इज़ गोइंग होम, वो घर जा रही है। शी इज़ गेटिंग लेट यानी वो सारा घर जा रही है। शी इज़ गेटिंग लेट, वो लेट हो रही है। शी हैज़ टू रीच होम अर्ली, उसको घर जल्दी पहुंचना है। अब आप नोटिस करें मैंने बार बार सारा की बात नाम यूज़ नहीं किया, ये था प्रॉपर नाउन। याद होगा आपको, हमने बात की थी प्रॉपर नाउन की, क्योंकि एक लड़की है उसका नाम क्या है, सारा, सो दिस इज स्पेसिफिक नेम। और सारा इज़ गोइंग होम यानी सारा घर जा रही है, ये सारा की बात हो रही है। अब मैं आगे से दोबारा सारा नहीं लिखती, अब मैं लिख रही हूँ शी, यानी सारा जो है उसी की बात हो रही है, लेकिन अब मैंने कहा उसको देर हो रही है। शी हैज़ टू रीच होम अर्ली, उसको घर जल्दी पहुँचना है क्योंकि उसे जल्द देर हो रही है। अब दोनों जगह मैंने जो ये वर्ड्स यूज़ किए हैं, शी, ये क्या है, ये नाउन की जगह यूज़ हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। इसी कुछ एग्जांपल्स हम आगे करेंगे बिकॉज हमारी एपिसोड ऑलमोस्ट एंड हो रही है, तो मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी। जो वर्ड्स आप नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन द वर्ड्स दैट यू यूज़
इन प्लेस ऑफ अ नाउन उसको आप कहते हैं प्रोनाउन। उसमें ही, शी, इट, दे, वी, काफ़ी सारी एग्जांपल्स होंगी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, और कुछ एक्सरसाइजेस भी हम करेंगे ताकि हम और डिटेल में करें, क्योंकि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की प्लेस पर यूज़ हो रहा है। जिस तरह सारा इज़ गोइंग होम, शी इज़ गेटिंग लेट, शी इज़ डूइंग। आप बार बार सारा का नेम यूज़ नहीं करते बार, आप उसकी जगह शी लगा देते हैं, तो इसका मतलब शी क्या है, उस वो वर्ड है जो आप उसके नाम की जगह यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ प्रोनाउन। ऐसे ही नामों की जगह जो आप वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, क्योंकि हमारी एपिसोड एंड होने वाली है, तो मैं एंडिंग में हमेशा आपसे कहती हूँ कि जो बुक्स हम बाइबल के नेम्स कर रहे हैं वो हम करेंगे। अच्छा, लास्ट में हमने कौन सा नेम किया था, ये मेरे स्टूडेंट्स को याद होगा, मुझे बताएंगे क्या नेम था लास्ट वाला? साम। ओके, साम वॉज द वर्ड। और साम के बाद कौन सी बुक है बताएं? दैट इज़ प्रोवर्ब्स। ओके, तो साम किसका था? जॉब। हमने पहले साम से पहले था जॉब, अयूब, फिर साम। अभी क्योंकि हम ओल्ड टेस्टामेंट की बुक्स कर रहे हैं, हम रोज़ 2 या 3 नेम्स करते हैं, नेम्स बुक्स के। और साम किसको रिप्रेजेंट करता है? ज़बूर को। ज़बूर के बाद आप कर रहे थे कौन सी उर्दू में किताब? इमसाल। दैट इज़ कॉल्ड प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स इंग्लिश में इमसाल की किताब को कहते हैं। प्रोवर्ब्स, इमसाल। प्रोवर्ब्स के बाद क्या आ रहा है? आवाज़। ओके, so we'll stop here. Thank you so much. God bless you all.